मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः एक लाजवाब, रोचक, ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस बार भी मैं आपको रसायन विषय से दैनिक जीवन में रसायन का भाग दूसरा प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी कह देना चाहता हूं कि मुझे चूंकि ये भी आपका चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो भाग तीसरा भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब तीनों भाग को शुरू से अंत तक सुने। और सुनील जी का वादा है कि 80% पहुंचाने तक का अंक आपको पहुंचाने का इरादा है। तो शुरुआत में करता हूं। 12वीं ट्यूरिक अम्ल। 12वीं ट्यूरिक अम्ल हम कहते हैं कि ये कुछ ऐसी दवा होती है जिस दवा को लेने के बाद थोड़ी देर के बाद नींद आपको आ जाएगी। इसका अभ्यस्त नहीं होना है। कभी कभी व्यक्ति बहुत चिंता, तनाव, क्रोध में होते हैं, उनको रात रात भर नींद नहीं आती है, कुछ टेंशन हो जाती है तनाव रहने के कारण। तो उस स्थिति में व्यक्ति को यदि 3 दिन 4 दिन जग जाए तो स्वाभाविक है कि शरीर पर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो उस स्थिति में नींद की दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वहां पर नींद की दवा, ये 12वीं ट्यूरिक अम्ल से उत्पन्न होने वाली जो दवा होती है वो नींद पैदा करती है। इसमें वेरानॉल है, वेलियम है, सेरोटोनिन है। ये सब आपको निद्राजनक अर्थात नींद को, निद्रा मीन्स नींद, जनक मीन्स पैदा करने वाला, ये होते हैं। तो इसको खाने के बाद चंद देर के बाद नींद चले आती है, कुछ देर के बाद। और लेकिन एक बात ध्यान रखिए, स्वाभाविक नींद में सुबह में जो उठने के बाद फ्रेशनेस होती है वो इससे वैसी फ्रेशनेस ना होती हो, और इसका अभ्यस्त भी नहीं होनी चाहिए। पीराहारी अब देखते हैं। पीराहारी, पीरा मीन्स दर्द। कहीं पर यदि कष्ट हो रहा है, दर्द, तो पीरा, और हारी मीन्स हरने वाला। कुछ ऐसी दवा होती है जिसको लेने के बाद दर्द कम होता है या दर्द बंद हो जाता है। तो पीराहारी दर्द को कम करने वाला और बिना चेतना पर असर डाले हुए, ताकि आपको ऐसा नहीं जो बोलने में लड़खड़ाहट होगी या सोचने में लड़खड़ाहट होगी, ये सब नहीं। उसका आपको मनोभ्रम भी पैदा नहीं होगा, इल्यूजन नहीं होगा, और समन्वय आपका रहेगा। आप बोलने में लटपटाइएगा नहीं, जी आपका ऐसा नहीं है जो आप जी लड़खड़ाएगा, मुंह बोलने में लड़खड़ाएगा, लेर पोटा गिरेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये आपका अन्य सब फंक्शन नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन आपकी दर्द कम हो जाएगी। तो ये पीराहारी मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो इसमें एक हो गया अस्वापक। अस्वापक कहते हैं नन नार्कोटिक। अस्वापक नन नार्कोटिक, जिसको लेने के बाद आप अभ्यस्त नहीं बनिएगा, आदत आपको नहीं पड़ेगी। तो जैसे एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, जिसका नाम आप बहुत सुने होइएगा। ये सब अस्वापक वर्ग के पीराहारी हैं। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जम करके इस्तेमाल करते हैं। एस्प्रिन तो इतना प्रचलित है कि हड्डी के दर्द में, आर्थराइटिस में इस्तेमाल करते हैं, छाती के दर्द में, ब्लड क्लॉटिंग को ये कम करता है, कई तरह का ये इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बुखार को भी कम करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एस्प्रिन। तो जरा एक चीज बता जल्दी। सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, दिनेश बाबू तू बोल, कौन सी ऐसी दवा है जिसको हम हड्डी के भी दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं, छाती के भी दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है और बहुत ही कॉमन। जल्दी बोल, जल्दी बोल, नस फाड़ दूंगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब एस्प्रिन। एस्प्रिन बिल्कुल सही जवाब तुमने दिया। 80% नंबर तुमको आवेगा। चलो भैया, अब इससे आगे निकलते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को अचानक दिल का दौरा पड़ गया, वो व्यक्ति गिर गया, छटपटाने लगा, और आपका दिमाग रहे, तो सबसे पहले आप एस्प्रिन की गोली जी के नीचे उसको 2 डाल दे। व्यक्ति का यदि ज्यादा संभावना है कि उसको त्वरित उस समय ब्लड क्लॉटिंग रुक जाएगा और उसमें उसकी बचने की संभावना होगी। एस्प्रिन जी के नीचे 2 गोली डाल दीजिए। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, अब फिर उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए, क्योंकि जिसको भी हार्ट अटैक होता है उसका पहला घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला घंटा यदि आपने उसको संभाल लिया और डॉक्टर के पास ले गए, तो उसकी संभावना होती है बच जाने की। अब इससे आगे मैं बढ़ता हूं। तो स्वापक कहते हैं इसको, नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं। स्वापक नार्कोटिक ये इसके तो इसमें अच्छा एक चीज और हम लोग आपको बतलाना चाहते हैं कि पैरासीटामोल का काम होता है बुखार को कम करना। ये भी शरीर में कुछ दर्द इसमें
पैरासीटामोल, जब बुखार आपका उतर जाएगा तो पैरासीटामोल का उपयोग छोड़ दें। तो पैरासीटामोल का उपयोग बुखार को कम करने में धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। अब स्वापक हम लोग देखें तो स्वापक ये दवा अभ्यस्त व्यक्ति को बनाता है, इसलिए इसका दवा जैसे ही वो परेशानी दूर हो जाए इसको बंद कर देना चाहिए या धीमा धीमा कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये इसमें आदत बनने की संभावना रहती है। अब जैसे मॉर्फिन ले लीजिए या मॉर्फिन के अन्य सजातीय हैं, तो इसको हम उचित मात्रा में देने के बाद इससे पीड़ा से मुक्ति मिलती है, दर्द से मुक्ति मिलती है। ये आंशिक नशा भी पैदा करता है मॉर्फिन। इसमें भाव शून्यता आती है कि एकदम आप शिथिल हो जाइएगा, मंद मंद आपको थोड़ा सा ऐसा भी लगेगा कि जैसे शरीर शिथिल हो रहा है। हो सकता है आपको कुछ आनंद की भी महसूसी हो, बेहोश भाव शून्यता चले आती है, ज्यादा रहेगा तो बेहोशी भी आ सकती है, और यदि आप अनियंत्रित डोज बहुत ज्यादा ले लीजिएगा तो मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए मॉर्फिन का इस्तेमाल इन सब या मॉर्फिन के तरह के अन्य सजातीय इस्तेमाल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही करना चाहिए, अपने से स्वयं नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर जब उसको धीरे धीरे कम करेंगे और छोड़ने के लिए आपको कहेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो तीन यहां पर आप जान लीजिए। एक होता है अस्वापक, नॉन नार्कोटिक, ये उसको कहते हैं जिसमें आदत नहीं पड़ेगी। दूसरा है अनाशक, इसको कहते हैं, या नॉन नार्कोटिक हम जिसको कहते हैं कि आपको नॉर्मल दवा। दूसरा है आपका अनाशक, आप इस दवा को खाइएगा तो आदत नहीं पड़ेगा। और तीसरा है आपका स्वापक, जिसको नार्कोटिक कहते हैं। इस दवा को यदि आप रेगुलर लेते रहिएगा तो आपको आदत बन जाएगी, एक समय ऐसा आ गया शरीर उस पर डिपेंड होने लगेगा। तो जरा ये बोल गणेशवा, स्वापक किसको कहते हैं? स्वापक उसको कहते हैं जिस दवा को लेने के बाद आदत बन जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल, अरे बहुत बहुत लाजवाब, 80% नंबर तुमको आवेगा, खुशी का बात है। अब इसके बाद चलो भैया, अच्छा एक बात बतला राजीव तू बतला कि यदि हम स्वापक दवा को अनियंत्रित रूप से इस्तेमाल करें क्या हो सकता है उसका सबसे बुरा परिणाम? जल्दी बोल रजीबा, नहीं तो मारूंगा 10 गिनूंगा एक। हाँ, मृत्यु तक हो सकती है। वाह 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 रजीबा, एकदम ठीक है। अब आओ, स्वापक को हम लोग कभी कभी ओपिएट्स भी कहते हैं। ओपिएट्स ओपियम शब्द से बना है। अफगानिस्तान में इसकी खेती भी की जाती है, स्मगलिंग भी की जाती है। तो ओपियम जैसे, और उस ओपियम पोस्ट से प्राप्त होता है। आप इसको मरिजुआना भी कुछ लोग कहते हैं, गांजा तक मान लीजिए कर सकते हैं सामान्य भाषा में। तो ओपियम से इसका प्रयोग जो है ऑपरेशन के दौरान दर्द न पता चले उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद छाती के दर्द को कम तो नहीं कर सकते, बल्कि उसका असर शरीर पर ना हो तो उसका फिर और है कि कैंसर का लास्ट स्टेज में यदि घाव है शरीर में, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, घाव बढ़ते बढ़ते तो बहुत दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रसव पीड़ा, प्रसव में प्रत्येक माँ को बहुत कहता है जब बांझ की जाने प्रसौती की पीड़ा, एक ग्रामीण भाषा में कहावत है। माँ जिस समय प्रसव बच्चे का जन्म होता है तो असाधारण पीड़ा और कष्ट में होती है, और इसीलिए माँ का एहसान नहीं भूलना चाहिए। उस कष्ट को भी कम करने में, उस पीड़ा को भी कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। अब आते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक। प्रति सूक्ष्म जैविक, प्रति मीन्स एंटी, सूक्ष्म मीन्स की आंख से ना दिखने वाला, अजैविक मीन्स जीवाणु ले सकते हैं, विषाणु ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग कवक ले सकते हैं। प्रति सूक्ष्म जैविक ऐसे होते हैं जो जीवाणु, कवक, विषाणु, विषाणु मीन्स वायरस, जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया, कवक मीन्स, तो ये हम जो देखते हैं परजीवी, परजीवी पैरासाइट भी कह सकते हैं हम इसको। तो इन सब का, कवक मीन्स फंगस, तो इन सब को नष्ट करने में या इसके वृद्धि को रोकने में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण, यदि आप मान लीजिए आपको समझने में, प्रति सूक्ष्म जैविक समझने में दिक्कत होता है, एंटीबायोटिक्स का नाम आपने सुना होगा। बराबर यहां जाइएगा तो डॉक्टर यहां आपको एंटीबायोटिक्स धरले दिया जाता है, इन्फेक्शन को रोकने में रामबाण का वो काम करता है। तो इसमें प्रति जैविक आपका एक एंटीबायोटिक्स जो सबसे प्रचलित है, एंटीबायोटिक्स हम लोग जानते हैं। एंटीबायोटिक्स कम विषैली होने के कारण ये संक्रमण के उपचार में बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय है। और एंटीबायोटिक्स जो है
ये सूक्ष्म जीव के वृद्धि में उसको रोकता है। अब इसके कैसे इसका विकास हुआ, तो थोड़ा सा मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूं। जर्मन जैव वैज्ञानिक पाल एलिश था, ये आपको आर्सन फेनिमीन कौन, जर्मन वैज्ञानिक कौन, पाल एलिश, इसने बनाया। और इसका एक और भी नाम है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्पर्सेन। और ये आपको सिफिलिस नाम की बीमारी होती है जो जनन तंत्र में हो जाता है, उस बीमारी के इलाज के लिए शुरुआत किया गया था, बड़ा ही लोकप्रिय हुआ। इसके लिए इनको 1908 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब बढ़ते बढ़ते उसी में 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अत्यंत याद रखिएगा कब, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनको भी याद रखिएगा, इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। तो जल्दी बोल रजस्वा कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, मारूंगा 10 गिनूंगा, एक जल्दी बोल, 80% नंबर ना। सुनी जी खाटी बिहारी पढ़ा रहा है, कोरोना हो कि कुछ भी हो, तो ठीक है, पेंसिलिन की खोज किया था, ये किसने खोज किया था, जल्दी बोल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही जवाब। किस ईस्वी में किया था, 1929 ईस्वी। वाह वाह वाह, तुमको 80% नंबर आएगा। चलो भैया, अब देखो पेंसिलिन की खोज, और इसमें थोड़ी बहुत सहायता एच.डब्ल्यू. फ्लोरी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन दोनों को 1945 ईस्वी में पेंसिलिन के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 13 वर्ष तक इसकी स्टेबिलिटी जांच करने के लिए कि मनुष्य पर इसका कोई नुकसान न। अभी आप देखिए कोरोना है, कोरोना की टीका, कोरोना सब पूछे तो पिछले दिसंबर से ही है, भारत में मार्च में भारत प्रवेश कर गया था, लेकिन अभी तक आज के डेट तक 7 महीने के बाद भी अभी तक टीका नहीं आया है। टीका का प्रयास ही हो रहा है, कोई दूसरे फेज में, कोई तीसरे फेज। क्यों? टीका का सही इसका प्रयोग करने में व्यक्ति पर उसका कोई कुप्रभाव न हो, ऐसा ना हो जिसको आने के बाद कोई दूसरी बीमारी हो जाए, इसके लिए फूक फूक करके कदम रखते हैं। तो ये 13 वर्ष लग गया, जब ये हो गया कि नहीं ये बहुत ही मानव जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है, तो इनको 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को और एच.डब्ल्यू. फ्लोरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल सही। तो अब इससे आगे देखते हैं कि इसमें भी 2 प्रकार के हैं, एक है जीवाणुनाशी जो जीवाणु को नाश करता है, और एक है जीवाणु निरोधी। जीवाणु निरोधी कहते हैं जो जीवाणु के फैलाव को रोकता है, उसके विस्तार को रोकता है, और एक जीवाणु को नष्ट कर देता है। जीवाणुनाशी में आइए पेंसिलिन, इसमें कि एक और है ऑफ्लोक्सासिन, और जीवाणु निरोधी में आइए जो रोकता है इसके विस्तार को, एरिथ्रोमाइसिन कहते हैं। खांसी बहुत ज्यादा होगा, जोड़ का होगा, तो कोरोना में भी इसका प्रयोग किया गया था। इसको हम लोग कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन भी कहते हैं, और इसको टेट्रासाइक्लिन भी कहते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए दम फूल रहा है, खांसी हो रहा है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेंसिलिन देने से पूर्व एक आप जांच जरूर कर ले, डॉक्टर को कर लेना चाहिए। बहुत व्यक्ति को पेंसिलिन रिएक्शन करता है क्योंकि उसको एलर्जी होती है, कुछ दवा के प्रति एलर्जी होती है, इसलिए एलर्जी टेस्ट होने के बाद यदि पेंसिलिन के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, एलर्जी नहीं है, तो देने में कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिलिन का उत्पादन पिंपरी नाम के स्थान पर, भारत में पिंपरी, पेंसिलिन का उत्पादन भारत में कहां होता है, पिंपरी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल संजय तू बोल। पेंसिलिन का उत्पादन भारत में कहां होता है, पिंपरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हूं मैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स एक कंपनी है, और वही निजी औद्योगिक क्षेत्र की कंपनी है, वही इसका उत्पादन करती है। अब हम लोग रोगाणुनाशी के बारे में जानते हैं। रोगाणुनाशी, इसको पुत्तिरोधी भी कहते हैं। डिटॉल देखा है, जैसे कट फट जाता है, मान लीजिए दाढ़ी बनाया, कट गया, तो उसमें देखा होगा कि फिटकरी लगाता है, तो फिटकरी इसमें देखता है, जब फिटकरी लगाता है तो उसी तरह, या मान लीजिए कट फट गया तो डिटॉल डालता है, तो वही। अब देखिए, रोगाणुनाशी सूक्ष्म जीव का विनाश करते हैं। इसमें कभी भी कुत्तों काट लेता है, पहले डिटॉल लगाया जाता है, घाव साफ करने में डिटॉल लगाया जाता है, कट फट जाता है डिटॉल लगाया जाता है, साइकिल से गिर जाओगे कट जाएगा डिटॉल लगा, मोटरसाइकिल से गिर जाओगे डिटॉल पहले, तो इसको पुत्तिरोधी कहते हैं। ये आपको सूक्ष्म जीव को वहां पनपने नहीं देता है। अब इसमें देखिए, अब कुछ ऐसे भी हैं जो हम दवा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, तो दवा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिर्फ डिटॉल ही नहीं बल्कि सोफ्रामाइसिन का नाम आप सुने होगा, और इसके बाद फ्यूरासिन का नाम सुने होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, इस दवा को हम लोग खा नहीं सकते हैं, ऊपर घाव पर लगाते हैं। तो ऊपर घाव पर लगाते हैं तो इसको हम लोग सोफ्रामाइसिन और इस तरह का दवा ऊपर में उसको लेप लगा देते हैं।
अब देखिए कि इसको खाने के बाद नुकसान होगा। डेटॉल आपने नाम सुना होगा, तो डेटॉल क्या है? डेटॉल ध्यान रखिएगा कि डेटॉल दो चीज का मिक्सचर होता है, एक है क्लोरोजाइलिनॉल और दूसरा है टर्पिनियोल। इन दोनों का मिक्सचर होता है, घोल होता है। और इसकी देखिएगा जिसकी महक भी थोड़ी अलग ढंग की होती है। और इसका ही एक और है, यदि आयोडीन का भी घोल घाव पर डाल दीजिएगा तो तुरंत ठीक कर देता है, तुरंत ठीक कर देता है। शैवाल का रस निचोड़ दीजिए घाव पर, उससे ठीक हो जाएगा, क्योंकि उससे आयोडीन का रस उससे निचोड़ करके गिरता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आइए गर्भ निरोधक, नाम तो सुना होगा, 12वां कक्षा में पढ़ रहा है। बहुत महिला गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करती है। और जनसंख्या मत बढ़ाना भारत का, तुम लोग आजन का माने शादी होगा, तुम्हारा भी होगा, लड़का लड़की दोनों को होगा, लेकिन जनसंख्या 1 हो जाए तो ठीक है, 2 हो जाए तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल ऑपरेशन करा लेना। ये मेरा सलाह है, न किया तो माने बड़ी मार मारेंगे। ठीक है, चलो भैया, इसमें देखो गर्भ निरोधक गोली, गर्भ निरोधक गोली जनसंख्या नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मिश्रण होता है। ये दोनों यौगिक क्या है? हार्मोन है। इस हार्मोन से क्या होता है कि अंडोत्सर्ग ये रुक जाता है महिला में, और अंडोत्सर्ग जो है, जैसे प्रोजेस्टेरोन है, वो अंडोत्सर्ग को प्रभावित करता है। और जब वो रुक जाएगा तो स्वाभाविक है संतान की उत्पत्ति वहीं पर अवरुद्ध हो जाएगी। और जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। चीन के बाद भारत की जनसंख्या है। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगेगा कि ये जो कोरोना काल है, लॉकडाउन में सुने ये है कि मार्च में कोरोना आया है, अब सुने हैं कि 2 करोड़ से ऊपर बच्चा ही नवंबर दिसंबर में पैदा लेगा। अब बुझो जो भारत की जनसंख्या वैसे ही ज्यादा है, वो और आफत आ रहा है। तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण पर अब भारत को, हमको लगता है कि कानून हो सकता है भविष्य में कहीं लाना ना पड़ जाए। ये उसे सरकार का मामला है। और मैं सुनील जी खाटी, हालांकि मैं यहां से मजाक के लिए बोला, आप पढ़े लिखे हो, आप अपना फैसला स्वयं करोगे। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं आपसे इजाजत लेना। और ये सुनील जी खाटी यूट्यूब पर तुम नए हो, सुनील जी खाटी बारे लाइक करो और सब्सक्राइब करो, मित्रों को बतलाओ और जमकर 80% नंबर लाना है। जय बिहार, जय भारत।